Hello everyone, welcome to another video. So we were doing our G paper, that is Understanding International Relations. तो इसमें ऑलरेडी मैंने आपका यूनिट 1 दैट इज मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड ये कंप्लीट करवा दिया है. ऑलरेडी मैंने यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3 पे सजेस्टेड रीडिंग के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर रखी है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके वो आप वॉच कर लो, देन आप यूनिट 2 पे आओ. सो आज फाइनली हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्टेट्स, नेशंस एंड मार्केट्स. तो आज हम लोग पहला यूनिट 2.1 करने वाले हैं, दैट इज स्टेट एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑथोरिटी एंड पावर. तो 2.1 के लिए हमें रीडिंग सजेस्ट की गई है. 3 रीडिंग्स हमें इसमें सजेस्ट की गई है. एक तो सिबासिस चैटर्जी की, दूसरी डेविड हेल्ट और तीसरी सुज़ैन. तो हमें इसमें पहले डेविड हेल्ट करना है बिकॉज़ डेविड हेल्ट इज़ अ वेरी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग और इससे आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा अबाउट दिस यूनिट के यूनिट आपको बोलना क्या चाह रहा है. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक रीडिंग. तो पहले हम लोग डेविड हेल्ट वाला करते हैं, दैट इज़ द टेरिटोरियल स्टेट एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. दिस इज़ द रीडिंग द टेरिटोरियल स्टेट एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय डेविड हेल्ट. सो पहले तो आपको इस रीडिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि ओवरऑल ये रीडिंग क्या कवर करने वाला है. सो दिस रीडिंग इज अबाउट हाउ पॉलिटिकल पावर एंड ऑथोरिटी हैव चेंज्ड ओवर हिस्ट्री, लाइक फोकसिंग ऑन हाउ वर्ल्ड मूव फ्रॉम एम्पायर्स टू द नेशन स्टेट्स, दैट हाउ nation states got created, how the power emerged, and finally leading to the global politics, that how governance evolved, how international rules were created, how state now interact on a global scale. So overall इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि ओवर हिस्ट्री कौन कौन से चेंजेस आए इन पॉलिटिकल पावर एंड ऑथोरिटी, कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स इमर्ज की, कैसे इंटरनेशनल रूल्स क्रिएट हुए, कैसे स्टेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल. सो यहाँ पे आप वही देखने वाले हो. सो लेट्स हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इट. सो पहले तो पास्ट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड जो था उस वो एम्पायर से रूल किया जाता था. दे वेर लार्ज टेरिटरीज कंट्रोल बाय एम्पायर्स एंड किंग्स. जो रूलर्स थे दे हैड कंट्रोल ओवर देयर पीपल एंड द पीपल्स वेर ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कल्चर्स. लेटर नेशन स्टेट इमर्ज हुआ. और नेशन स्टेट क्या, तो एक कंट्री है वेयर पीपल हैव some common things like language, culture and history, and countries like France, United States, Germany, ये 17th century में nation state बने. Each country started to govern its own territory without interference from the other countries. और जब फिर बात आई 18th और 19th सेंचुरी की, व्हेन पीपल बिगिन टू डिमांड मोर इन से ऑफ देयर कंट्री, कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम अपने कंट्री को और बढ़िया तरीके से गवर्न कर सकें, देन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी केम, मीनिंग पीपल कुड वोट एंड इलेक्ट देयर लीडर्स, एंड उसमें फिर लॉज क्रिएट हुए टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स. तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मोनार्क, जो किंग क्वीन का जो पावर हुआ करता था, वो धीरे धीरे लूज होने लगा एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो शेप में आने लगी, वेयर पीपल हैड अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग. देन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रूल्स का इमर्जेंस हुआ, लाइक एज वर्ल्ड बिकेम मोर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी. कंट्री जो है एक कॉपरेट करने लगी एक दूसरे को. ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस क्रिएट हुए टू हेल्प कंट्री टू वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक पीस, ट्रेड, environment. So there were also other groups like World Trade Organization and International Monetary Fund that help country manage their economic trade with each other. Now, as you can see today, political power is shared between countries, international organizations, and other global actors like multinational companies and non-governmental organizations. So, global problems like climate change, terrorism, pandemics need countries to work together. वो चाहता है कि countries अब साथ काम करें with no single country, because सबको पता है कि ये individualism का काम नहीं है, इसमें collective efforts, collective action की need है. So, no single country can solve them alone. So, this led to more cooperation among countries that was ever before. So political power started with rulers controlling empires, then moved to smaller countries, that is the nation state, where people could stay say in their government, and now countries must work together to solve global politics, and this is how it evolved. So this is the whole background of it. Now we will see 1.1, from empires to modern nation states. So today the world is divided into countries with clear boundaries and each governed by a nation state. This system अब इतना ज़्यादा familiar हो चुके हैं हम इस सिस्टम से कि अब ये नेचुरल लगता है. बट अगर हम 1000 साल पहले की बात करें तो वर्ल्ड जो था बिल्कुल डिफरेंट था. उस टाइम पे क्या होते थे, तो उस टाइम सिविलाइजेशंस जैसे कि चाइनीज, जापानीज, इस्लामिक सोसाइटीज वो आइसोलेटेड रहते थे और इंडिपेंडेंटली वो डेवलप किए. वाइल ट्रेड कनेक्टेड था वर्ल्ड के कुछ पार्ट से, स्टिल मोस्ट सोसाइटीज वेर शेप बाय देयर ओन इंटरनल फोर्सेस. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अनोन थे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. द आइडिया ऑफ फिक्स टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय वन गवर्नमेंट डेवलप्ड मच लेटर एंड बिकेम फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम. So this is how the rise of the modern nation state evolved. Further, when we talk about the early state formations, the shifting of extensity of political rule, the early imperial system. So when we talk in this, so before modern नेशन स्टेट, एम्पायर्स जो थे वो पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करते थे. और ये एक्सपेंड कैसे करते थे, दे यूज टू एक्सपेंड थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. जो एम्पायर्स थे वो वॉर से और वो स्ट्रॉन्ग आर्मीज पे डिपेंड किया करते थे. दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कन्क्वर्ड लैंड. जो भी वो लैंड जीते थे उससे वो ट्रिब्यूट्स लिया करते थे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एफिशिएंट गवर्नमेंट. So they used to control a large diverse population spread over vast areas, but
स्टिल जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होती है टू गवर्न एरियाज, वो उनमें लैक था, मतलब उसमें उनकी कमी थी। एंड अनइवन पावर था, उनका अथॉरिटी जो थी वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग थी रोड, रिवर, कैपिटल्स पे। बट अगर रिमोट रीजन्स पे बात करें तो वहाँ पे उनका पावर जो था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पावर वॉज मोस्टली स्ट्रॉन्ग नियर रोड्स, रिवर एंड कैपिटल, बट वॉज वीक इन द रिमोट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जो चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना यूज ट्रेड एंड कल्चरल कनेक्शंस टू रूल, बट it relied on local alliances and military strength. So this is one of the example. If we talk about the system of divided authority in medieval Europe, so यूरोप में क्या था कि पावर जो था उस टाइम पे स्कैटर्ड था अमॉन्ग किंग्स, ड्यूक्स एंड अदर रूलर्स हु कंट्रोल स्मॉल एरियाज। सिटीज, अगर वेनिस, फ्लोरेंस की बात करो तो वो इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट की जाती थी, एंड दे वर रिलाइंग ऑन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली अगर आप यूनिटी की बात करो, सेंस ऑफ यूनिटी, तो वो देखी जा रही थी चर्च और होली रोमन एम्पायर्स में। दे गेव सम सेंस ऑफ यूनिटी अंडर क्रिश्चियनिटी। बट जो पावर था वहाँ पे पावर जो था वो रूलर्स और रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो आपस में शेयर करती थी। लाइक देयर वाज नो आइडिया ऑफ वन ruler having complete control over the fixed territory. So you can say that during this time there was no clear concept of sovereignty, because एक supreme control over defined territory वो नहीं था, पावर जो था वो शेयर किया जाता था, and overlap between different rulers, religious institutions and local authorities. But later on, over time, countries faced global challenges like war, trade, and environmental crisis. So they started moving towards global politics. Like international organizations such as United Nations were created to solve these problems of these global challenges like war, trade, environmental crisis. Regional alliances were formed, like Europe Union showed how countries could collaborate and with shared goals. This interconnectedness called political globalization, और ये जो डिसीजन था where decision in one country affect the entire world. So this is how the concept of political globalization evolved. Further, new ways of governance came, like as globalization grew, new system of decision making emerged. Global organizations now played a major role in solving issues like climate change, economic problems, and countries from different regional groups like African Union to address global concerns came. Even traditional sovereignty, that complete independence of a country, is now balanced with global cooperation. So this is how things evolved. Even there can be seen the effects on the modern countries, like countries अब completely independent नहीं है, like they face global pressures, global institution, regional alliance उनको affect करती है, that how government operate, while borders जो है वो still matter करते हैं, but global connections जो है वो अब politics को shape करती है. So अगर overall आप 1.1 की बात करो, so ये आपको बताते हैं कि कैसे societies move की from isolated civilizations to modern countries with borders. पहले क्या था, तो उनकी civilizations काफी isolated थी, जैसे मैंने आपको बताया था, but as they move towards modern, the modern countries with borders came, and borders still mattered, but now the global connections more matter and they shape the politics. There was a balance between controlling territories and cooperating globally defined by the modern politics, and globalization has transformed how government work today. Early modern state, absolutism, and emergence of the interstate system. So now in this topic you will see the end of the medieval politics. So basically medieval period का जो political structure था वो deeply rooted था in feudalism, जहाँ पे king, princes, barons वो सारे power share करते थे in a fragmented way. But ये system जो है उसका breakdown होने लगा due to several regions, like basically power structure struggle देखा जाने लगा between the monarchs, local ruler, noble, जो कि clash करते थे कि ultimate authority किसके पास है. Heavy taxation, exploitation led to frequent uprising by peasants demanding relief. Third factor is the expansion of the market and trade, introduced new wealth and they shifted to the economic structure. Further, the revival of classical ideas, they encouraged the new thinking about governance and politics. Even technological advancement take place, like improvement अगर हुई, especially in military equipments. So the change, they changed the way power was exercised. नाउ द कैथोलिक चर्च जो थे वो चर्च यूनिवर्सल अथॉरिटी जो उनकी थी उसको भी चैलेंज किया जाने लगा, लीडिंग टू द डिस्प्यूट्स बिटवीन चर्च एंड द अर्थ. सो ये सारे चेंजेस जो थे वो शिफ्ट क्रिएट किए फ्रेगमेंटेड मेडिएबल रूल टू अ मोर सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जब ये डिमांड आया कि हमें एक सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहिए, देन केम द राइज ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. एब्सोल्यूटिज्म जो था वो बेसिकली 15 टू 18 सेंचुरी में आया, एंड टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नेंस जो था वो इमर्ज किया यूरोप में. एक तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज एंड दूसरी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज. एब्सोल्यूट मोनार्कीज जो थी वो बेसिकली थी इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्पेन, रशिया, जहाँ पे मोनार्क्स जो थे हेल्ड नियरली ऑल पावर. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स वो इंग्लैंड में थी, होलैंड में थी, जहाँ पे पावर जो था वो पार्लियामेंट और इलेक्टेड बॉडीज शेयर करती थी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि एब्सोल्यूटिज्म होता क्या है, तो एब्सोल्यूटिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारा पॉलिटिकल पावर जो है वो कंसंट्रेटेड रहता है इन द हैंड ऑफ वन रूलर. ऑप्टेन वो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकती है, और वो ऐसा क्लेम करते हैं टू रूल बाय डिवाइन राइट्स. लाइक ऐसा बिलीफ है कि उनकी जो अथॉरिटी आई है वो डायरेक्ट गॉड से आई हुई है, लाइक गॉड ग्रांटेड देम द अथॉरिटी टू रूल. सो स्मॉल रीजन्स, लोकल लीडर्स जो थे वेयर एब्जॉर्ब इनटू लार्जर यूनिफाइड स्टेट अंडर अ सिंगल मोनार्च. लॉज और पॉलिसीज को
सेंट्रलाइज किया गया अक्रॉस द टेरिटरी, मेकिंग गवर्नेंस मोर सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट। अगर आप की फीचर्स की बात करो अबाउट द एब्सोल्यूटिज्म, सो पावर जो थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई। एक सिंगल रूलर जो था वो लॉज इन्फोर्स करने लगा, और ऑर्डर जो है वो इंटायर स्टेट में मेंटेन होने लगा। स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स जो थी वो लार्जर बन गए, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स बनने लगे। परमानेंट मिलिट्री फोर्सेस क्रिएट हुई टू मेंटेन कंट्रोल एंड डिफेंड द स्टेट। स्ट्रॉन्गर लॉज जो हुए वो इन्फोर्स होने लगे, एंड वो लॉज जो है वो अक्रॉस द इंटायर टेरिटरी अप्लाई होने लगी। सो ऑल्दो रूलर्स claimed ultimate authority, बट उनकी जो पावर थी वे वेर ऑप्टन लिमिटेड बाय प्रैक्टिकल चैलेंजेस सच एज रेजिस्टेंस फ्रॉम नॉबल्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी दे competed with each other for power, resources and influence. नाउ अब जो एब्सोल्यूटिज्म आया तो उससे मॉडर्न नेशन स्टेट में क्या फर्क पड़ा, लाइक व्हाट इम्पैक्ट दे क्रिएटेड ऑन द मॉडर्न नेशन स्टेट्स। सो एब्सोल्यूटिज्म जो था उसने पहली बात तो ये चेंजेस लाया कि पहला तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। गवर्नमेंट जो थी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, एंड नाउ दे हैड अ क्लियर कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज। पीपल बिगेन टू सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ यूनिफाइड पॉलिटिकल कम्युनिटीज विद शेयर्ड लॉज एंड वैल्यूज। डिप्लोमेसी थी, लाइक फॉर्मल रिलेशंस था बिटवीन स्टेट जो कि कॉमन हो चुका था, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटीज एंड नेगोशिएशंस भी कॉमन थे। इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ हो रही थी, लाइक स्टेट जो है वो नाउ दे गेन्ड बेटर कंट्रोल ओवर टैक्सेस, रिसोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज, सो दे वे अनेबल टू expand their power and expand their territory. सो एब्सोल्यूटिज्म जो था वो फाउंडेशन लेट किया फॉर अ मॉडर्न गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग इंटरनल डिवीजन जो पहले चल रहा था उसको ये खत्म किया, और स्टेट की अथॉरिटी को ये स्ट्रेंथन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, सो बाय द एंड ऑफ 17th century यूरोप जो था दे इवॉल्व इनटू अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और ये जो सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी। कहने का मतलब कि जो हर एक स्टेट जो होगा दे विल हैव दैट कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ओन टेरिटरी एंड अफेयर। और स्टेट्स recognized each other independence and they agreed not to interfere on one another's internal matters में एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। Sovereignty also introduced the principle that all states were formally equal, सारे equal है regardless of their actual power. Further, जो Peace of Westphalia था, they ended their 30 years of war and they established a framework of modern international relations. So ये जो सिस्टम था इसको वेस्टफेलिया मॉडल बोलते हैं, और इसने कुछ प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला था कि इंडिपेंडेंट स्टेट की हर एक स्टेट जो है दे हैड फुल अथॉरिटी विद इन इट्स बॉर्डर विथ नो हायर अथॉरिटी गवर्निंग इट। सेकेंड जो इन्होंने आइडिया इंट्रोड्यूस किया दैट इज मिनिमल कॉपरेशन। स्टेट को पहले अपने खुद का इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटाइज करना है, एंड ओनली उनको कॉपरेट तभी करना है अगर ज़रूरत है तभी। इक्वल अंडर लॉ कि हर स्टेट जो होगा उनको उसको लीगली इक्वल कंसिडर किया जाएगा इवन इफ देयर पावर डिफर्ड। यूज़ ऑफ फोर्स, लाइक कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो वॉर के थ्रू ही सॉल्व होगा, क्योंकि लीगल सिस्टम जो है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। फर्दर नॉन इंटरफेरेंस, दैट इज स्टेट जो है वो एग्री किए कि वो एक दूसरे के डोमेस्टिक इश्यूज में जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सो ये जो मॉडल था ये एम्फेसाइज करता था कि स्टेट जो है वो सेपरेट है, पॉलिटिकल एंटिटीज है, और उनको अपना इंटरेस्ट जो है वो पहले परस्यू करना है। नाउ हेयर डिप्लोमेसी ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल बिकॉज डिप्लोमेसी जो था एक बिग की टूल बन गया था फॉर मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स। सो इसमें की डेवलपमेंट्स क्या है कि परमानेंट एम्बेसीज बन गए, लाइक स्टेट्स बिगिन सेंडिंग डिप्लोमैट्स टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट अब्रोड। तो स्टेट जो थे अपने अपने डिप्लोमेट सेंड करते थे कि वो अपने इंटरेस्ट को अब्रोड में मेंटेन करें, अपने इंटरेस्ट को अब्रोड में रिप्रेजेंट करें। डिप्लोमेट्स जो थे वे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज टू इंश्योर स्मूथ नेगोशिएशन। जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स थे वो क्रिएट किए गए थे, प्रेडिक्टेबल वेज फॉर स्टेट टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे दे अलाउड स्टेट टू इंटरेक्ट विदाउट कॉन्स्टेंट वारफेयर थ्रू पावर स्ट्रगल स्टिल टेक प्लेस करते थे, बट दे स्टिल अलाउड द स्टेट टू इंटरेक्ट विदाउट कॉन्स्टेंट वारफेयर्स। सो स्टिल जो था ना ये प्रॉब्लम तो ये सारे इश्यूज तो थे, बट ये सिस्टम के कारण क्या हुआ कि इस सिस्टम के कारण इनइक्वालिटी आ गई, क्योंकि यूरोप जो स्टेट था वो एक्सपेंड किया इस आइडिया को, ठीक है। दे इम्प्रेस द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट मॉडल एंड दे एक्सपेंडेड इट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरे पार्ट में ये अनइवन तरीके से स्प्रेड किया, लाइक कॉलोनियलिज्म, जैसे यूरोप पावर जो था वो दूसरे नॉन यूरोपियन रीजन्स में ये सारे सिस्टम इम्पोज करता था, और वहाँ पे जो लोकल ऑटोनॉमी थी उनको सप्रेस करता था। द स्प्रेड ऑफ द इंटर स्टेट सिस्टम वॉज मार्क्ड बाई इनइक्वालिटी, जहाँ पे यूरोपियन स्टेट जो थे वो वीकर नेशंस को डोमिनेट करते थे। सो इफ वी सी कि जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था दे सॉ द डिक्लाइन ऑफ द फेडरलिज्म एंड द राइज ऑफ द सेंट्रल स्टेट थ्रू एब्सोल्यूटिज्म। जो पीरियड था दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न गवर्नेंस बाय क्रिएटिंग अ यूनिफाइड टेरिटरी, सेंट्रलाइज लॉ एंड स्टैंडिंग आर्मीज। वेस्टफीलियन मॉडल जो था वो एक फॉर्मलाइज्ड आइडिया था ऑफ सॉवरेन स्टेट एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ रूल फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन, क्रिएटिंग अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। हाउएवर ये जो सिस्टम था दैट क्रिएटेड इनइक्वालिटीज बिकॉज ये यूरोपियन स्टेट जो थे ये वर्ल्ड वाइड जो थे अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड करते थे, और वहाँ पे वो जो वीकर नेशंस थे उनको डोमिनेट करते थे, या फिर जो भी लोकल ऑटोनॉमी थी इन नॉन यूरोपियन रीजन्स उनको सप्रेस किया करते थे। सो देयर वाज द अनइक्वल स्प्रेड ऑफ द सिस्टम।
चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। सो अगर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इट इज़ अबाउट ये जो कंट्री है अराउंड द वर्ल्ड, हाउ दे बिकेम कनेक्टेड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये जो कनेक्शन था ये ग्रू किया अलॉट व्हेन यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बिगिन टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर शुरुआत में बात करें तो स्पेन और पोर्टुगल जो था वो स्टार्टिंग में अपने एक्सप्लोरर्स भेजा दे सेटअप कॉलोनीज इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट एज टाइम पास्ट कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, दे ऑल्सो बिकेम अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। और बाई 18th सेंचुरी ब्रिटेन जो था वो मोस्ट पावरफुल था, कंट्रोलिंग मच ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन द 19th सेंचुरी। यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो रीचर हुई बाय कंट्रोलिंग ट्रेड एंड रिसोर्सेज फ्रॉम देयर कॉलोनीज। दे मेड मोनोपोलीज, मोनोपोलीज इन द सेंस कि उनमें एक्सक्लूसिव राइट रहेगा टू बाई और सेल सर्टेन गुड्स। ये उनको हेल्प किया टू बिकम वेल्थियर एंड मोर इम्पॉर्टेंट ऑन अ ग्लोबल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन जो था वो यूज करता था ब्रिटिश शिप टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड इकोनॉमी वॉज लार्जली सेंटर्ड अराउंड पाउंड स्टर्लिंग। सो ये जो कंट्रीज थी, एज दीज कंट्रीज ग्रू स्ट्रॉन्गर, दे क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट, अपनी आर्मीज उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना ली, दे सेटअप बेटर सिस्टम्स टू मैनेज देयर टेरिटरीज। ये सारे सिस्टम्स जो थे मॉडर्न गवर्नमेंट को ग्रो करने में हेल्प किए, नॉट जस्ट इन यूरोप बट अराउंड द वर्ल्ड। The expansion of the European countries also led to the rise of big businesses, क्योंकि ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था इनका, ट्रेड में काफी ज्यादा ये वर्ल्ड नंबर वन हो चुके थे। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प सेव वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में अभी हम इस टाइम पे रह रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे हेल्प द साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, बिग बिजनेसेस इस तरीके से आए। बाय द लेट 1800s अगर यूरोपियन पावर जो था वो दे स्टार्टेड टू हैव कंट्रोल इवन मोर ऑन द टेरिटरीज। एट इट्स पीक ब्रिटेन एम्पायर जो था वो कंट्रोल करता था ह्यूज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउएवर इट वाजंट जस्ट अबाउट टेकिंग मोर लैंड। अगर हम लोग पावर पावर बात करें तो ये कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा लैंड ले रहा है, इट वाज ऑल्सो अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड वर्क। दीज कंट्रीज यूज न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी साइंटिफिक एडवांसमेंट ये सारा काफ़ी कर रहे थे। लाइक they started using telegraph, steamships to control land far away and manage their colonies. These tools made easier for European power to stay in charge of the territories that were far from their home countries. अगर इस टाइम की बात करें तो यूरोपियन पावर जो था दे बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लैंड टू इनडायरेक्ट कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज एंड रूलिंग देम डायरेक्टली, वो क्या करते थे, वो न्यू सिस्टम्स लाते थे ऑफ द कंट्रोल। दे रिलाइड मोर ऑन थिंग्स लाइक बैंक बिजनेसेस टू मेंटेन देयर पावर। दे ऑल्सो क्रिएटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उनको ट्रेड, कम्युनिकेशन, ग्लोबल एक्टिविटीज के साथ मदद करें। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी ये वर्ल्ड को भी स्मूथली वर्क करने में हेल्प की, मेकिंग श्योर गुड्स इन्फॉर्मेशन ये ईजिली ट्रैवल हो सके। और बाई 1914 मेनी ग्लोबल इशूज वेयर being managed by organizations that cross national borders. So, the new way of doing things created a more connected world. नाउ फर्दर इसमें बताया गया है कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स थी उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स थे दे हैड अ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्रीज थी बिकेम क्लियर आफ्टर मेजर हिस्टोरिकल इवेंट जैसे डीकोलोनाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, when new nations gained independence, defined their territory. So this is how the modern nation states had a well-defined boundaries. Second is monopoly of power. जो state थे, they had the exclusive right to use force within its territory. Like they used to enforce standing armies and policies to define their boundaries. The idea here is that कि state जो था मतलब they used to control all aspects of power, making sure कि कोई दूसरा ग्रुप या कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करे। अगर मॉडर्न स्टेट में हम देखें तो मॉडर्न स्टेट पावर जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप या फिर ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस जैसे कि मोनार्की पे बेस नहीं है। स्टेट्स पावर जो है वो लीगली डिफाइन किया गया है एंड इट गवर्न्स थ्रू लॉ। और ये लॉ जो है वो हर किसी पे अप्लाई होता है। जो स्टेट का पावर है उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाता है व्हेन इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ इट्स सिटीजन। अनलाइक ओल्डर फॉर्म ऑफ रूल जहाँ पे पावर जो था वो सिर्फ एक डिवाइन राइट जो थी वो जस्टिफाई करती थी और जो हेरिडेटरी मोनार्की था वो जस्टिफाई करता था। मॉडर्न स्टेट में जो है यहाँ पे जो यहाँ पे पावर है वो उनके सिटीजन्स के सपोर्ट से लेजिटिमेट होता है। मॉडर्न स्टेट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल टू मेंटेन देयर ऑथोरिटी। Further, it is talk about the emergence of the liberal democracy. सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद लिबरल डेमोक्रेसी जो था वो डोमिनेंट बन गया इन पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड वाइड। लिबरल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि लिबरल डेमोक्रेसी एक सिस्टम है ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लीडर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और वो लॉ के अकाउंटेबल है। मीन्स इट इन्वॉल्व्स इलेक्शन जहाँ पे सिटीजन्स जो है वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। रूल ऑफ लॉ चलता है, द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो लॉज एंड दोज लॉज मस्ट अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। राइट और फ्रीडम है, लाइक सिटीजन को राइट होगा उनके ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट। एंड द स्प्रेड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी हैज अकर्ड इन सेवरल स्टेजेस एंड वेव्स। पहला स्टेज जो था वो इन अर्ली 19th सेंचुरी टू मीड 1920s आया। सेकंड स्टेज ऑफ वेव वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया अंटिल 1960s। थर्ड वेव जो है वो 1974 में आया जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज इन साउथ यूरोप, लैटिन अमेरिका, इवन पार्ट्स ऑफ एशिया बिगन अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। और बाई 1990s द नंबर ऑफ कंट्रीज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हैड ग्रोन सिग्निफिकेंट एंड some countries still face challenges to fully implementing democracy. कुछ कुछ कंट्रीज जो अभी भी चैलेंज फेस कर रहे हैं फुल्ली डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने में।
Further, it is talked about the challenges of the nation building and nation identity. Like different social, cultural, economic group जो थे within of countries, they used to fight कि जो national identity है वो क्या होनी चाहिए. Nation building का जो process है वो difficult हो सकता है because it involves defining who belongs to a nation, कौन nation से belong करता है और क्या values और characteristics होनी चाहिए that they share. For example, अगर इंडिया की बात करें तो nationalism was built in opposition to colonial power. In other places जैसे कि कैटलोनिया की बात करें तो वहाँ पे nationalism might be against the central government's control. तो यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए कि जो वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स है दे शेयर, वो क्या शेयर करते हैं और क्या इसको डिफाइन करना चाहिए. सो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है. नेशनलिज्म क्या है? तो इट इज़ अ इमोशनल अटैचमेंट टू अ शेयर्ड आइडेंटिटी विच माइट बी बेस्ड ऑन द कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ पॉलिटिकल मूवमेंट एमिंग टू फॉर्म और स्ट्रेंथन अ नेशनल स्टेट. सो अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन स्टेट की, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज अज्यूम टू फंक्शन बेस्ट विद इन द नेशन स्टेट. द आइडिया इज दैट जो भी पॉलिटिकल कम्युनिटीज है दे कैन कंट्रोल देयर डेस्टिनी. सिटीजन्स विल एक्ट कलेक्टिवली फॉर पीपल गुड. दिस बिलीव हैज लेड अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल राइट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो लिंक है टू अ टेरिटोरियल बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी. ये आइडियली होती है विद अ फिक्स टेरिटोरियल स्पेस जहाँ पे सिटीजन्स आर सीन एज अ यूनिफाइड ग्रुप. हाउएवर जो डेमोक्रेसी का थ्योरी है इज नॉट विदाउट चैलेंजेस. थ्रू आउट हिस्ट्री डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो थे जैसे कि वर्कर्स, वुमेन, माइनॉरिटीज, दे हैड टू फाइट फॉर इक्वल राइट, सफरेज. तो डेमोक्रेसी की थ्योरी भी ऐसा नहीं कि इसको कोई चैलेंज नहीं किया. हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो डिफरेंट सोशल ग्रुप जो भी मार्जिनाइज थे, वुमेन्स, वर्कर्स, माइनॉरिटीज, उन्होंने चैलेंज किया अपने राइट के लिए, अपने सफरेज के लिए. सो दिस स्ट्रगल हैज ऑफ्टन बीन सप्रेस्ड. इनको दबाया गया है. एंड इन मेनी कंट्रीज यूनिवर्सल सफरेज वाज अचीव्ड ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल्स. बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही किसी किसी कंट्रीज में यूनिवर्सल सफरेज जो है वो अचीव किया गया. So as world become more connected, political globalization जो है has challenged some of the traditional ideas about nation state. National borders जो थे are becoming less significant. Countries जो है वो international relations में navigate करती है alongside domestic politics. In some cases, citizens जो है वो ज़्यादा difficult feel करते हैं to connect to a state. The question of national fate, the direction a country should take, are being influenced by the global issues. So the citizens feel it difficult to connect with the state क्योंकि कुछ decisions जो countries की होती है they got influenced by the global issues. सो नाउ फर्दर देयर इज ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स. तो अगर इन टुडेज वर्ल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज है वो इंक्रीजिंगली एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ वेव ऑफ ग्लोबल चेंजेस एंड इंट्रैक्शंस. इसका मतलब है कि कोई भी कंट्रीज अब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता आइसोलेशन में. दे आर अ पार्ट ऑफ मच लार्जर ग्लोबल सिस्टम बिकॉज ओवर टाइम ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स जो थी वो इंक्रीज की, विच इंक्लूड्स विद द फ्लो ऑफ गुड्स, मनी, पीपल, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, वेपन्स एंड इवन हार्मफुल थिंग्स जैसे कि क्राइम और पॉल्यूशन. तो ये सारी चीज़ें जो है दे कैन मूव अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. सो एडिशनली कल्चरल एलिमेंट्स भी है जैसे कि फैशन, बिलीव्स, ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्विकली स्प्रेड कर सकता है. सो एज अ रिजल्ट वर्ल्ड जो है वो डीपली इंटरकनेक्टेड है विथ कंट्रीज जो है वो एक दूसरे पे रिलाई करती है इन मेनी वेज. सो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट किया है जहाँ पे देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, रिसोर्सेज एंड पावर. हाउएवर ये जो सिस्टम है इज ऑल्सो मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी विद सम कंट्रीज होल्डिंग मोर पावर दैन द अदर. सो बेसिकली अगर की कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें, तो टू अंडरस्टैंड दिस चेंज बेटर, अगर इन चेंजेस को हमें अच्छी तरीके से समझना है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम की टर्म्स जैसे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल रेगमी, स्टेट की सॉवरेनिटी क्या होती है, ये सारे टर्म्स का हमें आइडिया होना चाहिए. तभी हम इन सारे चेंजेस को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. ये सारे टर्म्स जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स जो है इवॉल्व की, कैसे कंट्रीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ऑन ग्लोबल स्केल. और ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो रेफर करता है टू हाउ पॉलिटिकल डिसीजन एक्शंस वो इंडिविजुअल कंट्री के बॉर्डर से कैसे उससे ज़्यादा फार एक्सटेंड करती है. अगर पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में जो कंट्रीज थे वो मोस्टली अपने लिए डिसीजंस बनाते थे. बट नाउ अगर वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो अगर वो वर्ल्ड के एक पार्ट में बना है तो वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में बिगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन एक कंट्री में बनाया गया तो दैट माइट इफेक्ट द इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट ऑफ द अदर कंट्री एंड थैंक्स टू आवर हाईली कनेक्टेड वर्ल्ड. सो अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बाउंड्रीज की बात करें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो अक्रॉस बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है. जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है बेसिकली इट यूज टू डिस्क्राइब कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रेच करता है अक्रॉस द इंटायर ग्लोब. अनलाइक पास्ट जहाँ पे जो पॉलिटिक्स था वो इंडिविजुअल कंट्रीज एम्पायर्स तक ही सीमित रहता था. बट अगर आज के टाइम पे देखें तो टुडे अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन है तो मेनी नेशंस को अफेक्ट करता है. दिस मीन्स जो पॉलिटिकल लीडर इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा डिसीजंस बना सकते हैं जो कि इंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट करे. इन द पास्ट इट वाज हार्ड फॉर अ डिसीजन मेड बाय वन कंट्री कि वो दूर तक पहुंचे. बट आज आज के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा ईज़िली पहुँच सकता है बिकॉज़ ऑफ द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन. इट हैपेंस क्विकली. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पॉलिटिकल एक्शंस दैट टेक प्लेस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन स्प्रेड ग्लोबली और बहुत ही फास्ट तरीके से फैल सकता है. एंड इट कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल एवरीवेयर. सो अगर हम डीपनिंग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. अगर पास में देखा जाए तो पॉलिटिकल डिसीजंस जो थे वो फार अवे रहते थे फ्रॉम द पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज. बट अगर देखें तो ये डिसीजंस जो है they can have a real direct effect on the lives of the people worldwide, whether it's through the political policies,
whether it is through the economic policies, whether it's through the environmental decision or social movement, global politics, it can reach deep into the local communities. So this is different from older form of empire जहाँ पे पावर जो था एक सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती थी. बिकॉज आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल पावर है वो मच मोर इंटरकनेक्टेड है. पीपल एवरीवेयर आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस मेड फार फ्रॉम देयर होम. सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो it now shapes the social and economic condition in a way that is much more intense, much more widespread than ever before. So now the things have changed, the global politics have changed, and it has now become more intense and more widespread.